जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत आप सभी का आज फिर से आपकी अपनी क्लास में। तो आपको जैसा पता है हमारी एक सीरीज चली है PYQ की। उसमें आज का सेशन जो रहने वाला है उसमें 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास को। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? एक मिनट देखो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग इशू है का क्वेश्चन में, तुम बता दूंगा। विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखो बच्चों, जो सब्जी होती है ना हमारी, सब्जी के अंदर दो विटामिन होते हैं ऐसे जो पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। लेकिन ज़्यादातर सब्जियों के अंदर बच्चों विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन आंसर क्या बनेगा? विटामिन सी। ठीक है ना। जब भी हम सब्जी को पकाएंगे, खाने को पकाएंगे, तो ज़्यादातर खाने के अंदर जो विटामिन सी होगा वो पकाने में जो भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, उसके अंदर मिलकर चला जाएगा। याद रख लोगे ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस्ट्रिक पाचन में गैस्ट्रिक पाचन खालिस्तान में कुशलता पूर्वक होता है। गैस्ट्रिक डाइजेशन ओकर्स एफिशिएंटली इन। गैस्ट्रिक डाइजेशन जो होता है बच्चों, वो मुख्यतः किसके अंदर होता है? देखिए, गैस्ट्रिक डाइजेशन ओकर्स एफिशिएंटली इन अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, तटस्थ माध्यम, न्यूट्रल मीडियम। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, न्यूट्रल में तो होगा ही नहीं, और क्षारीय जो एल्कलाइन मीडियम होता है इसमें भी नहीं होगा, इसके अंदर होता है। क्योंकि गैस्ट्रिक का मतलब क्या है बच्चों? पेट। और पेट के अंदर जो एसिड होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी के अंदर तो खाना अच्छे से पचता है हमारा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। निम्न में से किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो बच्चों देखो, बाह्य निषेचन पूछा है। विच स्पीसीज अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? मुर्गी, बिल्ली, मेंढक या सांप? तो इसके अंदर बताना है। देखो, मुर्गी के अंदर तो अंत निषेचन होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन ये दो प्रकार का होता है। इसके अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक होता है इंटरनल और एक होता है बच्चों एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन रहेगा, इसका मतलब है आंतरिक, और आंतरिक निषेचन होता है टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी। टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी। और ये रहेगा, ये बाह्य निषेचन है, ये बाहर होता है। ठीक है। टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, द फीमेल बॉडी। टेक प्लेस आउटसाइड फ्रॉम द फीमेल बॉडी। ये मादा के शरीर के बाहर होता है। तो बच्चों, जो मुर्गी होती है इसमें तो इंटरनल होता है, बिल्ली के अंदर भी इंटरनल होता है, इनके शरीर के अंदर ही होता है। मेंढक इसका आंसर रहेगा आपका। निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, मतलब गैमेट, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं मेल की और फीमेल की, वो आपस में मिलती हैं। वो बॉडी के अंदर मिलती हैं या बॉडी के बाहर मिलती हैं। तो जो मेंढक होता है इसमें दोनों बाहर मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो मेंढक के अंदर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट? उमंग, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड। स्टेमन्स, स्टाइल, ओवरी, ओवल। तो देखो, इसका आंसर रहेगा बच्चों हमारा अंडाशय। ये पूछ रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो देखो, फूल जो होता है उसका क्या बनता है बाद में? फल। तो फूल का कौन सा भाग होता है ऐसा? अंडाशय, ओवरी। और जो फल ओवरी से बनते हैं वो सारे के सारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं। इनको हम बोलेंगे सत्य फल। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। आम। आम जो है एक सत्य फल होता है,
जो किससे बनता है, ओवरी से। और जो ओवरी से अलग भागों से बनते हैं वो असत्य फल होते हैं, उनको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा सामान्यतः श्वास नली कहा जाता है जो फेफड़ों के लिए मुख्य वायु मार्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द विंड पाइप, द मेन एयरवे टू द लंग्स। देखो, एयरवे टू द लंग्स जो फेफड़ों तक जाएगा, ये तो कंठ नली है तो गले के अंदर है, नहीं जाएगा। ट्रेकिया, ये गले से कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक, ये बिल्कुल सही है। देखो जैसे जो जो हमारा गला होता है और उसी के अंदर से तो हमारी ये पाइप जाती है, एक तो फूड पाइप हो गई बच्चों और एक क्या हो गई, विंड पाइप। तो ये यहाँ जाकर ये लंग्स के साथ जुड़ती हैं ऐसे। तो लंग्स के साथ जो जुड़ती है ये क्या होती है बच्चों, ट्रेकिया। इसको बोलते हैं ट्रेकिया या श्वास प्रणाल। ग्रास नली तो खाने वाली नली है, ये वाली ग्रास नली है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं आएगा। एक और तीन ये भी कट गया, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं वो दो पाइप हैं, एक फूड पाइप है और एक क्या है, विंड पाइप। तो विंड पाइप जो होती है बच्चों, ये ट्रेकिया के माध्यम से लंग्स तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन आता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कट इनटू सेवरल पीसीज एंड ईच पीस बिकम ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पुनर्जनन, रीजनरेशन, बडिंग और बीजाणु गठन। एक इसका जो डी ऑप्शन है बच्चों वो लिख लेना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, पुनर्जनन। रीजनरेशन, रीजनरेशन किसके अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर, प्लेनेरिया। और जो प्लेनेरिया होता है ना बच्चों वो इस टाइप का जीव होता है। देखो ये, इसको मैं तीन भागों में यदि काट देता हूं मान के चलो, तो इसका ये भाग धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा और ये पूरा बन जाएगा भाग। यदि मैं नीचे वाला भाग लेता हूं तो ये ऊपर तक बढ़ जाएगा ऐसे। मतलब यदि मेरी उंगली कट जाए, समझ गए, देखो तो क्या ये दोबारा आ जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन जिस अंग में ऐसी वृद्धि हो जाए कटने के बाद, मान लो उंगली दोबारा आ जाए, उसी प्रक्रिया को पुनर्जनन या रीजनरेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पर पुनरुद्ध भवन भी होता है, पुनर्जनन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, छिपकली की पूंछ के अंदर भी होता है और मानव शरीर के लीवर के अंदर भी ये होता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, साबुन क्या है, सोप सार। उच्च वसा, ये वसा है, वसा अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण, सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सल्फेनिक अम्लों के सोडियम लवण, नहीं ये भी नहीं आएगा। उच्च आणविक द्रव्यमान एल्कोहल, ये एल्कोहल का तो कोई यूज ही नहीं है इसके अंदर। ग्लिसरॉल और फिनोल, ये भी नहीं आएगा। तो क्या बचा, सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। जो हायर फैटी एसिड होते हैं उनके सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं बच्चों क्या, साबुन, इसी से साबुन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद द नाइफ, जिंक, आयरन, सोडियम, तांबा। तो बच्चों देखो ये तो मजबूत होती हैं, सोडियम को काटते हैं चाकू से और इसी को मिट्टी के तेल में रखते हैं डुबोकर। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बार बार ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हो, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड। आसवन डिस्टिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ठोस है, ठोस, ये मान के चलो क्या है, ठोस है, सॉलिड है, और ये क्या है, द्रव है, और ये क्या है, गैस है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जो ठोस और द्रव है, ठोस से सीधा द्रव के अंदर बदलेगा तो क्या आएगा, तो देखो इसको बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, गलन, गलन बिंदु या गलनांक। तो ठोस से द्रव के अंदर मेल्टिंग ढूंढ लो, बस बात खत्म करो। द्रव से गैस में यदि जाएगा बच्चों तो इवेपोरेशन होगा, मतलब वाष्पीकरण। ठीक है, और यदि ठोस से सीधा गैस के अंदर बदलता है या गैस से ठोस में तो उदातीकरण। उदातीकरण या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वाष्पीकरण तो नहीं हुआ, गलन हो गया, बिल्कुल ठीक है। सब्लिमेशन नहीं हुआ, ये भी नहीं आएगा, तो गलन हो गया, मेल्टिंग। अगला क्वेश्चन है,
द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process called when a solid is convert to vapor without passing through the liquid state? देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ठोस जो है वो बिना द्रव के अंदर जाए सीधा गैस में बदल गया तो सब्लिमेशन है बच्चों। आंसर आपके सामने है। तो वाष्पीकरण तो नहीं आएगा, आसवन भी नहीं आएगा, पार्शियल डिस्टिलेशन का तो मतलब ही नहीं बनता। तो उच्च बनाने की प्रक्रिया या इसको उदातीकरण बोलते हैं, उदातीकरण, या प्यारे बच्चों इसको क्या बोलेंगे? उद्धर्वपातन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रोसेस होती है जिसका एग्जाम्पल कैम्फर बाल है, नेप्थिलीन्स बाल है, या ठोस जो शुष्क ठोस बर्फ होती है, ठीक है, ड्राई आइस बोलते हैं, वो CO2 उसका फार्मूला होता है। यदि आपके पेपर में आए तो ड्राई आइस का फार्मूला बच्चों क्या होता है? ये होता है CO2। ये पिघल कर पानी नहीं बनाती, ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सोना। तांबा आपसे पहले पूछा गया है, इसका लगभग 1085 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों गलनांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस तापमान पर ये गर्म करने पर पिघल जाएगा, वही तापमान क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्यूमिनियम का लगभग होता है बच्चों 660 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400। इसीलिए ये कहाँ पर यूज होता है? ये जो बल्ब होता है ना अपना बल्ब, उसका फिलामेंट बनता है इससे। क्या बनता है? फिलामेंट। सोना, सोना लगभग 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। सोने की जो शुद्धता है, यदि आपसे पूछे प्योरिटी ऑफ गोल्ड, तो ये कैरेट के अंदर मापी जाती है बच्चों, कैरेट में, ठीक है ना। और तांबा हरा पड़ जाता है किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट के कारण। एक के क्वेश्चन के अंदर कई कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और ये बात आपको याद रखनी है कि इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एटलीस्ट आपको उस वे से सोचना है कि हाँ यहाँ से ये भी निकल सकता है क्वेश्चन, ये भी। टंगस्टन का सिंबल भी पूछे तो क्या रहेगा बच्चों? W। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान खालिस्तान है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, भौतिक मात्रा फिजिकल क्वांटिटी तो होती है, मौलिक मात्रा फंडामेंटल भी है बिल्कुल, अदिश मात्रा स्केलर क्वांटिटी भी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। हाँ वेट होता है ना, जो वेट, मास और वेट में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है 100%। क्योंकि मास जो होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेट होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वेट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का, वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, जबकि मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बना वो है सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। व्हेन अ फोर्स रेसिस्ट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इट इज कॉल्ड। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, संवहन, कन्वेक्शन, घर्षण, परीक्षण, और पर्णन नहीं लिखेंगे, इनर्शिया, जड़त्व लिख लेते हैं बच्चों। देखिए यहां पर क्या आएगा? घर्षण। घर्षण का मतलब क्या है? क्योंकि दो चीज मूविंग कंडीशन में है। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध करना होता, रुकावट पैदा करनी होती, रोक करनी होती, तो वो रेसिस्टेंस कहलाता, प्रतिरोध। लेकिन दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान के चलो मैंने फर्श के ऊपर क्या किया, या जो मैदान है वहां पर गेंद आपने ऐसे फेंक दी जमीन के ऊपर, तो वो थोड़ी सी दूर चलकर क्या होगा? रुक जाएगी, क्योंकि गेंद और फर्श के बीच में एक रगड़ लगती है, फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। वही घर्षण बल किसी भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ठीक है ना, जो एक सतह के ऊपर सट कर चलते हैं बिल्कुल। जैसे गाड़ी चलती है तो टायर सड़क के साथ जो ताकत लगाते हैं वो क्या होती है? घर्षण होती है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण बल या फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि ये पूछ क्या रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप सोचते हो थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ी दिखी, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो होगा ही नहीं मुझसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि संयोजक तार नहीं है, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इफ देयर इज नो कनेक्टिंग वायर विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कागज की पट्टी, रबड़ की पट्टी, लकड़ी की छड़।
तीनों के तीनों गलत हैं, क्योंकि कोई भी सर्किट ये पूरा नहीं करते। ये बेड कंडक्टर होते हैं बच्चों, ठीक है। और बेड कंडक्टर भी नहीं बोलेंगे, इनको इंसुलेटर बोलेंगे, इंसुलेटर। ये करंट को पास नहीं करते, क्योंकि लकड़ी की छड़ जो होती है, यदि गीली लकड़ी है तो बात अलग है। यहाँ पर बच गया ब्लेड। ब्लेड किससे बनता है? मेटल से। तो मेटल क्या है? कंडक्टिंग है। मेटल तो कंडक्टिंग होती है, मतलब कि ये चालक है। तो ब्लेड लगाएंगे, एक इधर से तार, ब्लेड लिया बीच में, इधर से तार जोड़ दिया, इधर से तार जोड़ दिया, तो क्या होगा? ब्लेड कंडक्शन का काम करेगा, क्योंकि ब्लेड किससे बना हुआ है? मेटल से। बाकी कोई भी चीज यहाँ पर कंडक्टिंग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में चलते हुए विस्थापन में परिवर्तन की दर को। देखो, निश्चित दिशा मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए फिक्स डायरेक्शन कॉल्ड। डिस्प्लेसमेंट का जिक्र जब आए ना, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब किसका जिक्र है? वेलोसिटी का। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन वेलोसिटी का जिक्र आए तब क्या आएगा? एक्सीलरेशन। तो अब किसका जिक्र है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। तो बच्चों, विस्थापन की यूनिट क्या होती है? एसआई मीटर। तो यहां पर आ जाएगा हमारा आंसर वेग। और यदि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दिया जाए कि वेग के परिवर्तन में, वेग के दर में परिवर्तन, सॉरी, तो आ जाएगा त्वरण। ठीक है। और चाल क्या होती है बच्चों? दूरी। यदि विस्थापन की जगह दूरी दे रखा हो और निश्चित दिशा नहीं हो तो चाल आ जाएगा। ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या बना? ए, वेग बना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मांसपेशियों में थकान का कारण क्या होता है? व्हाट कॉज फटीग इन मसल? लैक्टिक एसिड का संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, पानी की कमी, लैक ऑफ वाटर, ग्लूकोज का अभाव, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पजल करने वाला है, क्योंकि सभी चीजें मसल फटीग का कारण बनती हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। आपने पानी कम पिया तो उसके कारण भी मसल क्रैम्प्स आते हैं, थकान होती है मसल्स के अंदर। और यदि आपने ग्लूकोज नहीं लिया तो ग्लाइकोजन, यदि मसल के अंदर क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, वो घट गया तो ग्लूकोज नहीं है तो कम हो जाएगा, तो मांसपेशी थक सकती हैं। लेकिन मुख्य जो दर्द होता है ना मांसपेशियों में, मसल फटीग, सबसे मुख्य जो है यहाँ पर वो सॉरी, लैक्टिक एसिड का संचय आएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वट इज यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। देखो, तो यहां पर क्या करेंगे? जिंक। जिंक की लेयर चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। यदि मेरे पास आयरन की पट्टी है और मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, किसकी? जिंक की। तो देखो, जो बाहर से ऑक्सीजन टकराएगी और ये क्या है? मेटल है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप बना, जो गैप बना उसके बीच में कौन आ गया बच्चों? जिंक आ गया। ठीक है। मान के चलो मेरा हाथ लोहे का है नहीं, लेकिन जस्ट अज्यूम करना है, मानना है। तो इसके ऊपर यदि डायरेक्ट ऑक्सीजन टकराती रहेगी तो क्या होगा? तो रस्ट पकड़ लेगा, ये जंग लग जाएगा इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं पतली सी एक कोटिंग कर दूं, इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दूं, तो हवा सीधी इससे नहीं टकराएगी और रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन गया बच्चों जिंक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, तृतीय नियम, थर्ड लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, रॉकेट जो है वो न्यूटन के किस गति पर, किस नियम पर आधारित है? गति के तृतीय नियम, थर्ड लॉ। ये नियम होता है बच्चों एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा नियम होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। और पहला नियम होता है इनर्सिया, जड़त्व का नियम। तो इसमें तीसरा नियम आ जाएगा, यही हमारा सही आंसर है। क्योंकि रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, बहुत सारी गैस जो है वो नीचे की तरफ ताकत लगाती है, रॉकेट ऊपर जाता है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन, कौन सी जंतु कोशिकाओं में संयोजी ऊतक होता है? विच सेल हैव एनिमल कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी कोशिकाएं, कनेक्टिव सेल, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल, एपिथेलियल कोशिकाएं, या मांसपेशी कोशिकाएं, मसल सेल। तो देखियो बच्चों, यहाँ पर
क्या आता है, संयोजी कोशिकाएं, कनेक्टिव सेल। कनेक्टिव सेल का मतलब क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो एक भाग को दूसरे से जोड़ता है। तो वहां पर कौन सी सेल मिलेंगी, कनेक्टिव सेल, यही तो जोड़ेंगी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और ब्लड क्या है, ये भी पेपर में आता है, व्हाट इज ब्लड, ए कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल किससे बने होते हैं, कोलाजन। कोलाजन, मान लो आपके घुटने में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, या कनेक्शन जहां भी आपकी कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है बॉडी के अंदर, वहां पर कोई पेन है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसका मुख्य प्रोटीन कोलाजन होता है। यदि आपको किसी दवाई के रूप में कोलाजन दिया जा रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो मसल हैं उसके अंदर कोलाजन की कमी है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, विलयन तथा विलायक में क्या अंतर है। देखो, एक होता है विलेय। विलेय जब विलायक के अंदर मिलता है तब बनता है विलयन। इसका मतलब है जो विलेय है ये है बच्चों सोल्यूट, और विलायक है सोलवेंट, और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की मात्रा तो ज्यादा होगी, सभी को पता है, दोनों चीजें मिली हुई हैं। और जो विलेय होता है ये ठोस भी हो सकता है, और विलायक जो होता है ज्यादातर किसमें पाया जाता है, द्रव के अंदर। मतलब मेरे पास चीनी है, तो चीनी क्या है बच्चों, विलेय है, सोल्यूट है। और विलायक पानी, मेरे को मीठा पानी बनाना है, तो पानी लिया, उसमें चीनी डाली, चीनी क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, ये द्रव है। तो द्रव जो होता है वो सोलवेंट होता है, घुलने वाला होता है, और जो घुलने वाला है वो ठोस होता है। इन दोनों से मिलाकर विलयन बनता है, विलयन की मात्रा ज्यादा होती है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसान है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बताना जरूरी था। देखो, विलयन द्रव है और विलायक ठोस है। विलयन द्रव है, ठीक है भाई, और विलायक ठोस है, नहीं। विलायक भी क्या होता है, देखो, सोलवेंट इज लिक्विड एंड सोल्यूट इज सॉलिड। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट होता है बच्चों सॉलिड, ठीक बात है। सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट लिक्विड होता है, बात तो ठीक है। अगला है सोलवेंट इज इन ग्रेटर क्वांटिटी, सोलवेंट ज्यादा होना चाहिए, और सोल्यूट जो है ये कम होना चाहिए। विलायक द्रव है और विलयन ठोस है, सोलवेंट इज लिक्विड एंड सोल्यूट इज सॉलिड। भाई यही बात तो यहाँ पर लिखी है और यही यहाँ पर लिखी है। विलायक कम मात्रा में होता है और विलयन अधिक मात्रा में होता है। सोलवेंट इज इन लेसर क्वांटिटी एंड सोल्यूट इज इन ग्रेटर। ये पूछ रहा है विलयन तथा विलायक में क्या अंतर होता है। देखो, सोलवेंट, ये जो इंग्लिश वाली टाइपिंग है बच्चों, ये यहाँ पर मैच नहीं हो रही है, ये मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइप हुआ है। तो हम हिंदी वाली बात पे जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में भी साथ में। देखो, विलयन जो है वो द्रव है, और विलायक क्या है, ठोस है। विलायक होता है बच्चों घोलने वाला, और विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन। देखो, विलायक कभी भी ठोस नहीं होता, तो पहला ऑप्शन कट गया। और मैं यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ आपको, विलयन मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कह रहा है कि क्या है, ये लिक्विड है। और सोलवेंट क्या कहता है, सोलवेंट क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि ये सॉलिड है। अरे मेरे भाई, सोलवेंट सॉलिड नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत है। विलयन अधिक मात्रा में होता है और विलायक कम, बिल्कुल। जो सॉल्यूशन बना है हमारा ये ज़्यादा होता है, और जो सोलवेंट होता है ये हमारा कम होता है। तो ये बिल्कुल राइट बात है, तो यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आंसर बन गया। लेकिन आगे देखो आप, विलायक द्रव है और विलयन ठोस है। विलयन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सॉलिड नहीं हो सकता, तो ये कट गया। विलायक कम मात्रा में होता है और विलयन अधिक। देखो, विलायक कम मात्रा में है, ठीक है, विलयन अधिक होता है, ये हिंदी वाली बात ठीक है। सोलवेंट इज इन लेसर क्वांटिटी एंड सोल्यूट इन ग्रेटर। यहाँ पर देखो, ये विलेय लिखना है, विलेय, विलेय, विलयन नहीं, विलेय लिखेंगे, विलेय अधिक होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, क्या होगा, विलयन अधिक मात्रा में होता है और विलायक कम मात्रा में। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बन गया। इस क्वेश्चन का वैसे कचरा बन गया, आपको समझ में कम आया होगा, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं बाद में हिंदी के अंदर, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट इसका ये है जो मैंने आपको बताया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन तथा कार समान वेग से चल रही हैं, दोनों में किसे रोकने पर ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। इफ ट्रेन एंड कार
आर मूविंग एट द सेम स्पीड विच रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप। ट्रेन कार दोनों समान, बोथ ऑफ द सेम। यह गति पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड। देखो एक ट्रेन चल रही है बच्चों, ये क्या चल रही है, ट्रेन मान के चल, ये ट्रेन चल रही है, और इसी के साथ क्या चल रही है, इसी के साथ कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, ये मान के, इसी के साथ क्या चल रही है बच्चों, ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड सेम है, तो ज्यादा ताकत किसे रोकने में लगेगी, तो क्या आंसर आएगा हमारा, ट्रेन, ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन के अंदर क्या ज्यादा है, मास, और मास ज्यादा है, वेलोसिटी सेम है। तो बच्चों मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, मोमेंटम जिसमें मास ज्यादा होगा, जिसमें मास ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेन। ट्रेन ज्यादा भारी होती है इसीलिए उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है जिस चीज का, उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, उसका संवेग भी ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम संवेग का सूत्र होता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये बात आपको याद रखनी है, ट्रेन हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग आएगा, सामग्रियों को कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर निकालने की अनुमति देता है, विच सेल ऑर्गेनली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये तो नहीं देता, ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है, पावर हाउस, इसी को पावर हाउस बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन फैक्ट्री। और कोशिका झिल्ली लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका झिल्ली, ये बच गया, ये हमारा आंसर है। कोशिका की झिल्ली जो होती है बच्चों, देखो ये कोशिका है, तो ये कोशिका झिल्ली होती है, आउटर कवरिंग, ठीक है ना, यही परमिशन देती है कोई चीज अंदर आएगी या बाहर जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में स्थित फ्यूज का तार किसका बना होता है, किसका बना होता है, तो ये बात बतानी है। व्हाट इज द फ्यूज वायर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेड ऑफ, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन और सीसा। सीसा मिश्र धातु या लोहे का, आयरन का, तो टिन एंड लेड अलॉय। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि वो रोज मेटल का बनता है, और उसमें क्या होता है बच्चों, टिन होता है प्लस लेड, प्लस टिन प्लस लेड प्लस बिस्मथ, ये होता है। तो इसी से फ्यूज वायर बनता है, और फ्यूज वायर का जो गुण है, प्रॉपर्टी, वो क्या है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टिविटी। ये बात भी आपको याद रखनी है, सी इज द राइट ऑप्शन। और आजकल है ना, इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, एमसीबी, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। वट मेटल इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, देखो तांबा, टंगस्टन, लोहा, एल्यूमिनियम। तो टंगस्टन आएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, टंगस्टन, डब्लू, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए बल्ब के अंदर वो चीज, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, उसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आता है, प्लांक का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज प्लैंक्स थ्योरी। ऊर्जा के गुणात्मक पैमाने का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव, नहीं ये तो नहीं आएगा। रचनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ये भी नहीं है। ऊर्जा की मात्रिकता और क्वांटम, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटिटी एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी, यस, क्वांटिटी और क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी। परमाणु संरचना का सिद्धांत नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ये है प्लैंक्स का सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड करता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज को हम बांट भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे याद दा किलो चार्ज दे दो, ऐसा थोड़ा बोलेंगे, उसकी यूनिट होती है, डिजिट होती है, कंप्लीट 1 2 3 4 ऐसे। ओके, अगला क्वेश्चन, गलनांक वह तापमान है जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है, ठीक है भाई, ठोस जो है वो द्रव में बदल गया, मतलब बर्फ है वो पानी में बदल गई। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सोडियम, पोटेशियम, सीसा, जस्ता। तो बच्चों देखो यहाँ पर है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है लगभग 67 डिग्री सेल्सियस लगभग, सोडियम का 97 डिग्री तक होता है, और सीसा और लेड का इनका तो और ज्यादा होता है, शीशे का 400 कुछ होता है, और जस्ते का लगभग 300 कुछ होता है। तो देखो यहां पर सबसे कम किसका है, पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है,
पौधों में वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स? इथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। देखो प्यारे बच्चों, ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव को छाटे तो बी आएगा। ये वृद्धि के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर यदि एक ऑप्शन और हो, ऑल ऑफ दीज, तो ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा यदि ऐसा दे रखा हो तो। लेकिन ये दे रखे हैं तो इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा ग्रोथ के लिए? ऑक्सिन। ठीक है, ये पौधे की तना, जो जो प्लांट का जो स्टेम होता है, ट्रंक होता है, पेड़ का जो तना होता है, उसकी लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, ये ज्यादा बड़ा तना होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, आप इस बात को समझो। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो से क्या बन गया? कार्बन। हाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ढूंढ लो अब इसमें कहाँ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहला ही ऑप्शन है। नाइट्रोजन वाला गलत हो गया, हाइड्रोजन गलत हो गया, हाइड्रोजन गलत हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या है? चीनी का सूत्र क्या है? दोनों बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि ग्लूकोज पूछ ले तो आएगा C6H12O6, और यदि शुगर पूछ ले या केन शुगर पूछ ले या चीनी पूछ ले तो C12H22O11, ये आपका फार्मूला रहेगा। ये दोनों याद रखने। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन है, इस तंत्र द्वारा मस्तिष्क शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है? विच सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी बाय द ब्रेन? तो ब्रेन देखो, डाइजेशन में हेल्प तो सब में करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसके अंदर रहेगा? नर्व सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन। तो बच्चों सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो ये तंत्रिका तंत्र के लिए रहेगा, नर्व सिस्टम के लिए रहेगा। हमारी नर्व ही काम नहीं करेंगे, जैसे लकवाग्रस्त आपने देखा होगा कोई, उसमें डाइजेशन भी होता है, सर्कुलेशन भी, सारी चीजें होती हैं, लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते क्योंकि नर्व डैमेज हो गई है। तो ये बात याद रखनी है, बॉडी का कंट्रोल तंत्रिका तंत्र ही करता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड समान अंतरालों में समान दूरी तय करता है, यह किसका उदाहरण है? वह ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो, ये ग्राफिकल भी समझा देता हूँ। ये मान के चलो डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। और ये क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इसको बोलेंगे एक समान गति। तो चक्रवात गति रोटेशनल, तो घूमना, ये घूमना है। ठीक है, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन है, ये भी ऐसे घूमना है। गति का भाव नो मोशन, ये तो आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन गया? यूनिफॉर्म मोशन। देखते ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन। टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस इक्वल कवर करी है, तो इसका मतलब क्या है? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में किस प्रकार का कार्बन उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन पेंसिल? चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों देखो, ग्रेफाइट, क्योंकि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट यूज किया जाता है। लगभग 90% ग्रेफाइट होता है, 10% कले, चिकनी मिट्टी होती है। लेकिन ज्यादातर आपके पेपर में यही पूछा जाता है। आपका आंसर क्या रहेगा? ग्रेफाइट। और कार्बन का सबसे कठोर अपरूप या दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो वो हीरा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ग्रेफाइट रहेगा। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत को गुजरने देती है, कंडक्टिंग है। बल का मात्रक बताइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, न्यूटन, पास्कल, वॉट। तो बताओ, फोर्स जो होती है बच्चों, बल, इसका मात्रक क्या रहेगा? न्यूटन। ठीक है, जूल किसका होता है? एनर्जी का और वर्क का। पास्कल किसका? प्रेशर का। वाट किसका? पावर का। ये पावर का है, ये बच्चों प्रेशर का है। ठीक है, और जूल एनर्जी का है, कोई भी एनर्जी हो चाहे, और वर्क का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बना? न्यूटन। ये बात भी याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जाइलम और फ्लोएम का संबंध किस ऊतक से है? जाइलम एंड फ्लोएम आर रिलेटेड टू विच टिश्यू? तंतु ऊतक, फाइबर्स टिश्यू, संरक्षक ऊतक, प्रोटेक्टिव टिश्यू, वाहिकीय ऊतक, वस्कुलर टिश्यू, मृद ऊतक, पैरेन्काइमा। नहीं, यहाँ पर आएगा वाहिकीय ऊतक। तो सी राइट ऑप्शन है, वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये संवाहक ऊतक होते हैं। संवाहक का मतलब भोजन और जल का संवहन करने वाले। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। जाइलम जल का, और फ्लोएम बच्चों फूड का, फूड या भोजन। फैसे फूड और फैसे फ्लोएम, ये याद रख लेना इसे।
और जैसे जल, ठीक है। पानी, पानी को कौन पहुंचाता है? पौधे के अंदर, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीव श्वसन में कौन सा मिश्रण लेते हैं? जलीय जीव नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो बच्चों ऑक्सीजन ही तो लेंगे। अब कोई भी जलीय जानवर है वो भी क्या लेगा? मछली को भी क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन, ठीक है ना। सभी जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, और मछलियां, जलीय जीव जो हैं वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि का कारण कौन सा हार्मोन है? हार्मोन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, देख लेना। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन? जिब्रेलिन। तो ये वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो ये डबल टाइप हुआ इसके अंदर, या पता नहीं 2 बार ही आया है आपके सेट में। तो पौधों में वृद्धि का कारण कौन सा है? देखो ऑक्सिन तो सबसे मेन है, बाकी सभी आएंगे, सभी आएंगे, ऑक्सिन सबसे मेन है। सभी के सभी बच्चों क्या हैं? वृद्धि हार्मोन, ये पौधे के अंदर वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व द सेल मेम्ब्रेन? दूरबीन नहीं, दूरबीन तो दूर की चीजों को देखता है, ये तो गलत हो गया। सूक्ष्मदर्शी, ये आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। रिफ्रैक्टोमीटर, ये भी नहीं आएगा, इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में पता लगाते हैं। टेलीस्कोप जो है वो दूर की पिंड, ये दूर आकाशीय पिंडों को देखने में यूज होता है, ठीक है ना। टेलीस्कोप या दूरबीन, बात तो एक ही है, यहाँ पर अलग अलग लिख दिया, कोई बात नहीं। सूक्ष्मदर्शी इसका आंसर रहेगा। और ये आपके पी वाई क्यू एज इट इज हैं, जो भी जहां से रिसोर्स से मिलते हैं वही टाइप करवाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि करेक्शन भी करता हूँ मैं, फिर भी एक आधा क्वेश्चन रह जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत हो भी गया तो मैं उसको पाइन कर दूंगा कमेंट के अंदर। 1-2 क्वेश्चन ऐसे पहले हुए हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती, ठीक है ना। तो बाकी मिनिमाइज करने की कोशिश रहती है मेरी, कि मैं कम से कम यहाँ पर गलती करूँ, ठीक है। तो आप ये देख लेना एक बार इसको। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कोशिका झिल्ली मतलब सेल, सेल के बारे में यदि पढ़ेंगे ना, सेल क्या है? बिल्कुल छोटी सी चीज है, हमें दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें सूक्ष्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध किसे कहा जाता है? देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसके अंदर होते हैं बच्चों? एल्केन जो है इसमें तो सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यही बस, ये आगे वाला मत पढ़ो, एरोमेटिक जो होते हैं ये अलग होते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एल्कीन, बी इज द राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट आता है, विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा जब V बराबर है 220 वोल्ट और I बराबर है 0.25 एम्पियर? तो देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन V 220 वोल्ट एंड I 0.25 एम्पियर? तो यहां पर देखो ओहम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ये होता है बच्चों V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में I आ जाएगा। V क्या है? 220 है, और I क्या है? 0.25। तो मैं यहाँ से देखो इनटू में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा, और 25 से इसको काटेंगे, 4 पे गया, 2288 होते हैं। तो 88, 880, 880 ओहम आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों ये इसका सही आंसर है, बी इज द राइट ऑप्शन। मैंने बताया था इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है, तन्यता का अर्थ क्या है? व्हाट डज डक्टिलिटी मीन? खींचने की क्षमता, एबिलिटी टू स्ट्रेच, रचना की क्षमता, एबिलिटी टू फॉर्म, तनाव करने की क्षमता, एबिलिटी टू रिड्यूस स्ट्रेस, दबाव सहने की क्षमता, एबिलिटी टू विदस्टैंड प्रेशर। तो यहां पर आएगा खींचने की क्षमता, ठीक है। कोई तार है उसको खींचने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, पौधों की पत्तियों में उपस्थित छिद्र जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, पिछला क्वेश्चन हो गया ना हमारा। पौधों की पत्तियों में उपस्थित छिद्र जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स कॉल्ड? क्लोरोफिल, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, ट्राइकोम? तो स्टोमेटा होते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? पत्ता, और पत्ते की निचली सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं।
नेक्स्ट आता है अगला, मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? विच इज द मिक्स्ड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी, एड्रिनलिन। तो बच्चों पेनक्रियाज, अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अंडाशय है, टेस्टिस है, पेनक्रियाज है, ये याद रखने आप, ठीक है। तो अग्नाशय जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ए वॉशिंग मशीन वर्क्स? उसमें ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, अपकेंद्रण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, परमाणविक बल। बल आएगा यहाँ पे, बाल लिखा हुआ है, एटॉमिक फोर्स। तो ये नहीं आएगा, ना ये आएगा, ये दो बच गए, ये बच गया। अब देखो, या तो यहाँ पर अपकेंद्राता, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, जैसे मौत का कुआं, उसमें बाइक घुमाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है टुवर्ड द सेंटर। लेकिन सेंटर से दूर भागना, जैसे दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो क्रीम बाहर भागती है, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल है। और वॉशिंग मशीन में भी जब कपड़े डालते हैं तो मैल उनसे दूर भागता है पानी के द्वारा, ठीक है ना, दो पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर अपकेंद्रण बल राइट आंसर आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपवर्ड या आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, अपवर्ड नहीं आउटवर्ड, मतलब सेंटर से दूर की तरफ, विमुख, सेंटर से दूर की तरफ भागना कहलाता है ये। नेक्स्ट है, औसत चाल का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड? मीटर पर सेकंड, न्यूटन, किलोमीटर, किलोवाट, घंटा, पास्कल। नहीं, ये तो नहीं आएंगे बच्चों, मीटर पर सेकंड ही आएगा। एवरेज स्पीड हो चाहे नॉर्मल स्पीड हो, मीटर पर सेकंड आएगा, या वेलोसिटी हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां किस हड्डी से जुड़ी होती हैं? विच बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट मसल्स? कंधे की हड्डी, जांग की हड्डी, फीमर, या रीढ़ की हड्डी, पसलियां। तो बच्चों यहाँ पर आएगा कंधे की हड्डी, कौन सी होती है? शोल्डर बोन, स्कैपुला। स्कैपुला जो है लगभग 15 मसल से जुड़ी होती है, ठीक है, लगभग 15 मांसपेशियों से जुड़ी होती है स्कैपुला, कंधे की हड्डी जो पीछे होती है, ये दो हड्डी जो बड़ी होती है कंधे में। नेक्स्ट, SO3, SO3 है बच्चों, ये SO3-2 का रासायनिक नाम क्या है? देखो, SO4 का तो ज्यादातर बच्चों को पता ही है, क्या होता है? सल्फेट। लेकिन SO3 दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फ्यूरिक आयन, कार्बोनेट। कार्बोनेट का तो मतलब भी नहीं है, सल्फ्यूरिक भी नहीं है, बचे क्या? दो। सल्फेट का मैंने बता दिया, बचा क्या? सल्फाइट। सल्फाइट का क्या होता है? SO3 और 2- इसकी वैलेंसी होती है। क्लियर हो गई बात? चलो, अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड? त्वरण, बल, शक्ति, गति। तो त्वरण क्या कहा जाएगा? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बार बार वेग बदलता है, घटता है, कम होता है, ज्यादा होता है, तो त्वरण क्या होता है? A = V - U/T। मैं बार बार बताता हूँ, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल अपॉन में टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है ना बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। बल की यूनिट न्यूटन होती है, शक्ति की यूनिट वाट होती है, गति की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हमारे जीवमंडल का एक जैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर? सूर्य का प्रकाश, वायु, सूक्ष्म जीव, मृदा। इसने पूछा जीवमंडल का जैविक घटक, तो जिंदा, सूर्य का प्रकाश क्या जिंदा है? वायु जिंदा है? मृदा जिंदा है? नहीं। सूक्ष्म जीवों में जीवन है, तो ये अजैविक घटक हैं बाकी तीनों के तीनों। और NA के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में भी पिछली बार, तो ये सूक्ष्म जीव हमारा जैविक घटक आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड स्टेट? निश्चित आकार नहीं, निश्चित तो नहीं होता, ठोस का होता है। परवाह करने की क्षमता, एबिलिटी टू फ्लो, यस। उच्च संपीडनीयता, हाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं। निश्चित आयतन, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत देखो, जिस बर्तन में डालोगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ हद तक वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन ये जो मेन एबिलिटी है इसकी, ये क्या है? परवाह करने की क्षमता, एबिलिटी टू फ्लो। कहीं पर भी डालोगे हाइयर सेचुरेशन से लोअर की तरफ चला जाएगा लिक्विड। अगला है, मनुष्य में लैंगिक परिवर्तन खालिस्तान में शुरू होते हैं। सेक्सुअल चेंज इन ह्यूमन बिगिंस शिशु अवस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था। तो बच्चों किशोरावस्था, एडोलिसेंस के अंदर, ठीक है ना। मतलब लैंगिक परिवर्तन की बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती हैं, तो वो कब बढ़ती हैं? किशोरावस्था के अंदर। तो ये बात इसने पूछी है, सेक्सुअल चेंज, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के सेशन का। निम्न में से कौन सा कार्बन का प्रूफ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? पारा, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन या सल्फर? तो प्यारे बच्चों देखो, ये पूछ रहा है कौन सा कार्बन का प्रूफ है, तो पारा तो कार्बन से संबंधित नहीं है, ना नाइट्रोजन ना सल्फर, क्या बचा? ग्रेफाइट। बस ये तो सिंपल सा आंसर है। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी याद रखनी है। तो मेरे भाई ये थे आज के आपके 151 से 200 तक 50 क्वेश्चन। यदि कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की क्वेरी है पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, आपका पेपर नज़दीक है, मेहनत करो, आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। तब तक सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।